हेलो गाइस। आज अपन बात करेंगे शौक के बारे में कि शौक क्या होता है तथा किस प्रकार होता है और इसके होने के क्या-क्या कारण होते हैं और शौक होने के बाद इसके क्या-क्या साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई देते हैं तथा इसे किस प्रकार ट्रीट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं शौक के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले अपन देखेंगे शौक की परिभाषा कि शौक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर नहीं होने के कारण बॉडी के महत्वपूर्ण ऑर्गन को पर्याप्त मात्रा में O2 तथा न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण सेल तथा टिश्यू नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मल्टीपल ऑर्गन्स के फेलियर होने की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जो शौक कहलाती है। इसमें होता क्या है कि किसी भी बीमारी या डिजीज के कारण हार्ट अपना प्रॉपर रूप से का वर्क नहीं कर पाता है या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी का प्रॉपर रूप से सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वह अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके कोज के बारे में कि शौक के कोज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है कार्डियक डिसऑर्डर, यानी कि हमारे हार्ट का हमारे बॉडी में कार्य होता है कि वो हमारी बॉडी में प्रॉपर रूप से ब्लड पंप करे तथा ब्लड फ्लो को मेंटेन रख पाए। यदि किसी कारणवश हमारे हार्ट के अंदर कोई डिजीज या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसके कारण वह प्रॉपर रूप से ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बॉडी के टिश्यू एवं सेल्स को पर्याप्त मात्रा में O2 न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण शॉक की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमरेज, यदि किसी कारणवश हमारी बॉडी इंटरनल या एक्सटर्नल में कहीं पर भी ब्लीडिंग होगी तो हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू काम प्रॉपर रूप से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण शॉक कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है सीवियर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है फ्लूइड की कमी, और ब्लड भी एक प्रकार का फ्लूइड है। अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी तो सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर इफेक्ट होगा, जिसके कारण शॉक कोज हो सकता है। तो फोर्थ नंबर कोज है सेप्सिस, यानी कि इसका मतलब होता है इन्फेक्शन, यानी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार कोई इन्फेक्शन है तो हमारी बॉडी के अंदर शॉक की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। फिफ्थ लास्ट है सीवियर एलर्जी, यानी हमारी बॉडी में कोई एलर्जी है तो भी हमें शॉक की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट बात है इसके टाइप्स के बारे में, शॉक कितने प्रकार का होता है। तो मेनली इसके अलग अलग टाइप है, तो देखते हैं इसके वन बाय वन। सबसे पहला है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपो मीन्स होता है कम और वोलेमिक मतलब होता है इसकी क्वांटिटी, यानी कि हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी से होने वाला शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक कहलाता है। जैसे द शॉक कॉज्ड बाय लैक ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी से जो शॉक कॉज होता है वो कहलाता है हाइपोवोलेमिक। तो इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। पहले अपन देखेंगे एक्सटर्नल कोज। एक्सटर्नल कोज में वॉमिटिंग, डायरिया, हेमरेज। अगर इसके इंटरनल कोज की बात करें तो उसमें मेनली होता है सीवियर इन्फ्लामेशन। क्या था गाइस? सीवियर इन्फ्लामेशन, यानी कि हमारे बॉडी में अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन है तो भी हमें शॉक की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उससे भी फ्लूइड की कमी या हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि हार्ट, ये जो शॉक है ये अपने हार्ट से रिलेटेड होता है। हार्ट का काम होता है बॉडी में प्रॉपर रूप से ब्लड को पंप करना। अगर किसी भी प्रकार से हार्ट में कोई इंजरी या फिर डिजीज होने के कारण अगर हार्ट का कार्डिक आउटपुट कम होगा तो उसके कारण हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारे सेल एंड टिश्यू को प्रॉपर रूप से O2 का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण सेल अपना प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाएगी और शॉक कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके कोज के बारे में कि कार्डियोजेनिक शॉक आखिर होता क्यों है। तो इसमें पहला है मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी अगर हार्ट ही फेल हो जाए तो हमारे बॉडी के संपूर्ण सिस्टम अफेक्टेड होंगे। थर्ड टाइप की बात करें तो उसमें है सेप्टिक शॉक, यानी इन्फेक्शन से होने वाला शॉक को कहते हैं सेप्टिक शॉक। इसमें मेनली क्या होता है कि हमारे जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसमें डायलेशन हो जाता है और जिसके कारण ब्लड फ्लो है जो कम हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप सेप्टिक शॉक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात इसके कोज के बारे में, तो मेनिंजाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस और निमोनिया। नेक्स्ट टाइप की बात करें उसमें है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होने और रिलेटेड ऑर्गन में पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण उत्पन्न होने वाला शॉक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहलाता है। यानी कि ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार का ब्लॉकेज होने के कारण उससे रिलेटेड ऑर्गन में
प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसके कारण वहाँ की टिश्यू एंड सेल्स को प्रॉपर O2 तथा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण वहाँ की टिश्यू एंड सेल डैमेज होने लगेंगे और शॉक को कॉज करेंगे। नेक्स्ट बात करें इसके कॉज के बारे में, तो ब्लड क्लॉट एंड थ्रोम्बोसिस इन ब्लड वेसल्स, यानी कि किसी प्रकार का ब्लड क्लॉट हो सकता है और थ्रोम्बोसिस हो सकता है। थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में बनने वाला ऐसा क्लॉट जो इमूवेबल होता है, उसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। तो अगर हमारे ब्लड वेसल में कहीं भी किसी प्रकार का थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट जम गया, जिसके कारण ब्लड सप्लाई जो है वो प्रभावित होगी। नेक्स्ट बात करें न्यूरोजेनिक शॉक, यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार इंजरी के कारण उत्पन्न होने वाले शॉक को न्यूरोजेनिक शॉक कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके कोज के बारे में, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहले इसमें आता है कि स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मेनली क्या करती है, हमारे पीएनएस सिस्टम को मेंटेन करती है। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें मेनली हमारे बॉडी के सेंट्रल भाग से जो दूर ऑर्गन है वो पीएनएस के अंतर्गत आते हैं। इसमें मेनली हाथ और पांव आते हैं, जो कि बॉडी के सेंट्रल पार्ट से दूर स्थित है। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर इंजरी होने के बाद पीएनएस सिस्टम जो स्टिमुलेट हो जाता है, इसके कारण वेजोडाइलेशन हो जाता है। अगर वेजोडाइलेशन होगा तो क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो है जो कम हो जाए। क्यों? अगर वेजोडाइलेशन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर अपन देखें कि अगर कोई एक इस प्रकार ब्लड वेसल्स है और एक इतनी डायलेट हुई ब्लड वेसल है, अगर इसमें एक ब्लड फ्लो होगा तो सिस्टमेटिक रूप से चलेगा। अगर वहीं इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होगा तो उसमें जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल ब्लड फ्लो से कम होगा, क्योंकि ये ब्लड वेसल जो है डायलेट हो रखी है। अब वेसोडाइलेशन ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्टियल वेसोडाइलेशन और एक होता है वेन वेसोडाइलेशन। आर्टरी वेसोडाइलेशन, इसमें मेनली आर्टरी पर इफेक्ट पड़ता है। अब आर्टरी का कार्य होता है हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी के विभिन्न ऑर्गन तक पहुंचाना। अगर आर्टरी में किसी प्रकार का वेसोडाइलेशन हो गया, यानी कि आर्टरी में डायलेशन हो गया, तो वहां का जो सिस्टमेटिक बीपी है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर चल रहा था वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें वेन वेसोडाइलेशन की। अगर वेन में डायलेशन हो रखा है तो जो रिटर्न ब्लड है वो हमें कम हो जाएगी, यानी कि वेन का कार्य होता है हमारे बॉडी के विभिन्न भागों से ब्लड को हार्ट की ओर लाना। अगर वेन में ही वेसोडाइलेशन हो रखा है तो हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट से आने वाला ब्लड का जो फ्लो वो कम हो जाएगा, जिसके कारण वीनस ब्लड रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाएगा। इनके कारण ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हमारा कार्डिक आउटपुट है वो कम होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर रूप से ब्लड मिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वेसोडाइलेशन हो रखा है, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो आ रहा है वो कम अमाउंट में आ रहा है। इसके कारण बीपी भी डिक्रीज होगी, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमारे बॉडी के टिश्यू को पर्याप्त रूप से न्यूट्रिशन ऑटो नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण टिश्यू पर वजन कम होगा और इन सब के परिणाम स्वरूप हमारे बॉडी में शॉक की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो सिक्स टाइप इसका है एनाफाइलेटिक शॉक या एलर्जिक शॉक है, यानी कि हमारे बॉडी में किसी भी एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाले शॉक को कहा जाता है एलर्जिक शॉक। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि द शॉक दैट इज कॉज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन इज कॉल्ड एलर्जिक शॉक, यानी कि किसी एलर्जी के कारण हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाले शॉक को कहा जाता है एलर्जिक शॉक या एनाफाइलेटिक। अब बात करें इसके कोज के बारे में, तो इसके मेनली कोज होते हैं सेंट, ड्रग्स, फ्लोरोस्पोर्स, परफ्यूम। इन सभी के कारण हमारे बॉडी में एनाफाइलेटिक शॉक कोज कर सकता है। नेक्स्ट बात करें डायग्नोसिस, इसमें मेनली होता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये जो हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ये अपन प्रत्येक डिजीज के डायग्नोसिस में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो उससे सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से और फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। थर्ड बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी, ईसीजी, इसी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, आरएफटी यानी रीनल फंक्शन टेस्ट, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट बात करें साइन एंड सिम्टम की, यानी कि शॉक कोज होने के बाद इसे हमें इसके में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने में मिलेंगे, जिससे जिससे देखकर हम बता सके कि इसे शॉक उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले आएगा हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी का कम होना। अगर बीपी कम होगी तो टैकीकार्डिया होगा। नेक्स्ट बात है हाइपोक्सिया, यानी कि O2 की कमी। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी,
टेकीपीनिया। अगर O2 की कमी है तो हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करें कूल स्किन। हमारी बॉडी में O2 की कमी है, न्यूट्रिशन कमी है, तो हमारी जो टिश्यू है वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जो स्किन है वो कूल देखने में मिलेगी। ओलिगोयूरिया, अगर हमारी बॉडी में वैसे फ्लूइड की कमी हो रही है, फ्लूइड का लॉस हो रखा है, तो हमें ओलिगोयूरिया होगी, यानी कि यूरिन न के बराबर आएगा। नोजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, कंफ्यूजन, फीवर, चेस्ट पेन और फैटिग वीकनेस। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके स्टेज के बारे में, यानी शॉक किन किन स्टेज में हमें कोज कर सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनिशियल स्टेज। ये स्टेज शॉक की शुरुआत स्टेज होती है। इसमें हमें ज्यादा साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलते। इस स्टेज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हमारी बॉडी में एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और ये लैक्टिक एसिड व्यक्ति को वीकनेस फील करवाता है। अब बात करें एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म, ये क्या होता है, तो यानी कि वो मेटाबॉलिज्म जो O2 के एब्सेंस में कार्य करता है, यानी जो O2 के एब्सेंस में उत्पन्न होने वाला मेटाबॉलिज्म एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सेकेंड स्टेज है कॉम्पनसेटरी स्टेज। इस स्टेज में हमारी बॉडी इस कंडीशन को कंपनसेट करती है और वो हमारी बॉडी स्वयं ही इस कंडीशन को ठीक करने का प्रयास करती है। इस स्टेज में बॉडी द्वारा ब्लड सप्लाई को पुनः सामान्य करने की कोशिश करती है, जिसमें वह ब्लड तथा ऑटो सप्लाई को सामान्य करने का प्रयास करती है। शॉक की कंडीशन में हमारी बॉडी में मेनली जो कमी होती है वो होती है O2 एंड ब्लड फ्लो। हमारी बॉडी सबसे पहले O2 तथा ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए कार्य करती है, जिसके कारण वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम की वर्क कैपेसिटी को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया जा सके और रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज किया जा सके, जिसके कारण हमारी बॉडी में पुनः O2 तथा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। हमारी बॉडी द्वारा रेस्पिरेशन सिस्टम तथा कार्डियक सिस्टम के वर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के कारण हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तथा यूरिनेशन जो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोग्रेसिव स्टेज, यानी कि यदि कॉम्पनसेटरी स्टेज का समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वह स्टेज प्रोग्रेसिव स्टेज में पहुंच सकती है। जैसे इसके हम देख सकते हैं कि यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये प्रोग्रेसिव स्टेज में पहुंच जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और सेल टिश्यू में O2 की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके फोर्थ स्टेज के बारे में, तो वो होती है इरिवर्सिबल स्टेज, यानी कि इस स्टेज में आने के बाद इस स्टेज में आने के बाद पेशेंट को रिकवर करना नामुमकिन होता है। जैसे कि ये शॉक की अंतिम स्टेज होती है, जिसमें ऑर्गन तथा टिश्यू को O2 नहीं मिलने के कारण सेल एंड टिश्यू में O2 की डिमांड होने लगती है तथा बॉडी के ऑर्गन में फेलियर की कंडीशन बन जाती है। इसमें क्या होता है कि बॉडी आखिर कब तक कंपनसेट करेगी, क्योंकि O2 के एब्सेंस में बॉडी ज्यादा देर तक काम कर नहीं पाती। नेक्स्ट हम बात करें इसके मैनेजमेंट के बारे में कि शॉक को किस प्रकार मैनेजमेंट किया जाता है। शॉक एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसका मैनेजमेंट तुरंत करना होता है। सबसे पहले O2 थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और IV फ्लूइड प्रदान करेंगे, क्योंकि शॉक में मेनली जो है O2 तथा फ्लूइड की कमी होती है, जिसके कारण हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे O2 थेरेपी तथा IV फ्लूइड को। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा मैंने कि आपको पहले बताया कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में मेनली फ्लूइड की कमी होती है, तो हम इसका मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले इसको IV इन्फ्यूजन देंगे, जिसमें NS, RL या GNS दे सकते हैं। ब्लड लॉस हो रहा है, कहीं इसी हेमरेज हो रखी है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसमें हम मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यानी उसको BT चढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियोजेनिक शॉक की मैनेजमेंट में। इसमें मेनली हम देंगे उसको डोबुटामाइन, डोपामाइन, और कार्डियोजेनिक शॉक में जो है IV फ्लूइड हम उसमें नहीं प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सेप्टिक शॉक के मैनेजमेंट पर। इसमें हम मेनली देंगे एंटीबायोटिक थेरेपी एज पर कोज, यानी कोज के अकॉर्डिंग उसमें हम एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक के मैनेजमेंट के बारे में। इसमें मेनली हम नोरडालिन और एट्रोपिन प्रदान करेंगे। ये क्या करेगी, ये ड्रग मेनली वैसोकॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिसके कारण ब्लड फ्लो को नॉर्मल किया जाता है। और जो एट्रोपिन सल्फेट है, यदि हार्ट रेट लेस देन 40 बीट पर मिनट है तो उसकी DUC होती है एट्रोपिन सल्फेट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाफाइलेटिक शॉक के मैनेजमेंट के बारे में। इसमें मेनली हम एंटी एलर्जिक ड्रग प्रदान करेंगे, जिसमें मेनली हम देंगे फिनरामेन और डेक्सामेथासोन। इससे मेनली एविडेक्सा भी कहा जाता है। कभी क्या है कि डॉक्टर पर्ची पर लिखता है इसे एविडेक्सा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अदर मैनेजमेंट के बारे में कि इसके अलावा हम इसे क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो उसमें हम देंगे इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि सिम्टम के आधार पर उसे ट्रीटमेंट प्रदान करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में कि एज ए नर्स हम शॉक के पेशेंट को किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे और पेशेंट को टेंडरबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है कि हमारे ब्रेन तक प्रॉपर रूप से O2 तथा ब्लड सप्लाई को पहुंचा सके। टेंडरबर्ग पोजीशन को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें मेनली जो होता है वो पैर ऊपर की तरफ होते हैं तथा जो पेशेंट का सिर होता है वो नीचे की तरफ होता है। नेक्स्ट हम पेशेंट का ABC असेस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एयरवे, फिर ब्रीदिंग और फिर सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आयु चार्ट के बारे में और उसके बाद देखेंगे पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कितना है और लास्ट में देखेंगे पेशेंट का टेम्परेचर, यानी बॉडी के टेम्परेचर कितना होता है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।